अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। څنګه حالات دي؟ ठीक ठाक सर, तاسو څنګه ښه؟ شکر بالکل ټیک ټاک. सर سوري تاسو کلاس لګ لیټ شو سر، ډاکټر ضیا کلاس وو نو هغه خپل کلاس لګ وګت کو سر. خیر دی خیر دی چلیږي پکې. جی سر ها تھینک یو سر. نو نن به مونږ د کلاود باندې د تاسو ته لیکچر هم دغه کوم. جی ها تاسو ته ښکاري जी सर बायो स्टैटिस्टिक वाला स्लाइड. जी बिल्कुल. जी نن مونږ به سټیټسټکس 3 ټایپس مونږ دغه کړو. یو چې دی نو هغه one sample with a population mean مونږ کمپیر کو. سیکنډ چې هغه مونږ دو سیمپلز یو بل سره کمپیر کړو. او تھرد چې نن مونږ کوم ډسکس کوو هغه ایکچولی دا اگین یو سیمپل دی خو د دې مونږ پیرډ د دې ویلیوز راخلو. لکه سپوز زه داسې اگزامپل ورکولی شم چې उर्दू में बता दें. जी आप वीडियो भी ऑफ कर दें और माइक भी ऑफ कर दें. जी सपोज यो मुंगा पहले हम ले लेते हैं एक वैल्यू ले लेते हैं कि सपोज हाइट बढ़ रही है या ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, और फिर जब हम मेडिसिन दे देते हैं तो उसी बंदे की हम दूसरी वैल्यू ले लेते हैं. तो ये एक ही बंदा अपने लिए खुद एज ए केस भी काम करता है और एज ए कंट्रोल भी काम करता है. तो चूंकि इसमें वैल्यूज एक ही बंदे से ली जाती हैं तो बहुत सारी हमारी कंफाउंडिंग और जो कंफ्यूजन इफेक्ट से या दो बंदों के दरमियान में जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं या बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं. तो ये बड़ा रोबस्ट टेस्ट है हमारे पास और ये स्ट्रॉन्ग टेस्ट हमारे पास आता है. तो इसमें जो हमारे पास सैंपल की वैल्यूज हैं ये एक ही बंदे से एज ए पेयर हम लेते हैं. ठीक है, तो थोड़ी सी हम ये डिस्कस कर लेते हैं. जो हमारे पास मेजर्स आती हैं वो रिपीटेड मेजर्स होती हैं और जो डिफरेंसेस, सपोज मैं पेन के लिए कोई मेडिसिन दे रहा हूँ, अब आप में से हर एक बंदे का पेन का थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है, एक बंदे का दूसरे बंदे से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है. लेकिन अगर एक ही बंदे में आप देख लें, उस एक ही बंदे को आप केस की तौर पे भी ले लें और फिर मेडिसिन दे दें और उसके मेडिसिन देने के बाद उसकी वैल्यूज आप चेक कर लें, तो वो जो बंदा है उसमें डिफरेंस आता है, उसमें जो दो डिफरेंट पर्सन्स के दरमियान में जो डिफरेंसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाती हैं. वो एक ही बंदे की वैल्यूज जो हैं वो आपके पास आ जाती हैं. तो जो इफेक्ट आपके पास आता है वो एग्जैक्टली मेडिसिन ही का इफेक्ट होता है और जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस आपके पास ख़त्म हो जाते हैं. तो ये ज़्यादा रोबस्ट टेस्ट है लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि जो मैंने कल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, जो 2 सैंपल्स के लिए हम टी टेस्ट ले रहे हैं वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं. इसमें जो दूसरे ऑब्जर्वेशन है जाहिर है कि वो पहली ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट होती है, तो इसलिए इसको डिपेंडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं, इसको पेयर टी टेस्ट भी कहते हैं, ये इसका नाम है. तो जो हमारे पास अब जो हमारे पास हाइपोथेसिस होगा वो होगा कि कंपेयरिंग द मीन ऑफ डिफरेंट स्कोर्स टू ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन ऑफ डिफरेंट स्कोर्स. तो एक ही जो बंदा है उसकी पहली वैल्यू होगी तो
अब 10 बंदे आपने लिए हैं, उन 10 बंदों की पहली वैल्यूज होगी, उनका एक मीन आएगा, और जो आपने मेडिसिन दे दी है उसके बाद जो उसकी दूसरी वैल्यू होगी, तो इस तरह 10 बंदों के लिए आपने ले लिया है, तो 10 बंदों की जो दूसरी वैल्यू होगी उसकी भी आपके पास एक मीन आएगा। तो ये इन दो मीन्स के दरमियान में कंपैरिजन है, और इसका फॉर्मूला जो है बड़ा आसान, वही रिपीटिशन है जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला है, वो इसमें आता है डी बार। डी बार है डिफरेंसेस जो हैं, आपके पास पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू जो है उससे एक दूसरे से डिफरेंस निकालते हैं, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस। जो इसमें अब स्टैंडर्ड एरर किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो जो आपके पास जो डिफरेंसेस हैं, किसी पहले बंदे में सपोज अगर डिफरेंस आ रहा है वो 3 आ रहा है, दूसरे बंदे में जो डिफरेंसेस एक दूसरे से आ रहे हैं वो 4 आ रहे हैं, तो 3 और 4 जो है वो हमारे पास मीन 3.5 आ जाएगा, और इसी तरह उसका स्टैंडर्ड डिवीएशन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारे पास अब स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ डिफरेंसेस डिवाइड बाय अंडर रूट एन पेयर, ये वही स्टैंडर्ड एरर आपके पास आ रहा है। स्टैंडर्ड एरर जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट एन आ रहा है। किस चीज का स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा है? जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, और जो नीचे एन आएगा आपके पास वो एन पेयर्स का आएगा। सपोज आपके पास 10 बंदे हैं, तो जो उनकी वैल्यूज आएंगी, वैल्यूज आपके पास कितनी आएंगी? जी नहीं, वैल्यूज उनके आपके 20। पास 20 आएंगी। जी बिल्कुल। अब हर एक बंदे की एक बिफोर की वैल्यू आपके पास आएगी, हर एक बंदे की एक आफ्टर की वैल्यू आपके पास आएगी, तो हर एक बंदे से एक पेयर आएगा या दो वैल्यूज आएंगी। तो अगर 10 बंदे हैं आपके पास, तो आपके पास वैल्यूज जो होंगी वो 20 होंगी, लेकिन एन आपके पास 10 होगा, एन 10 होगा, उसकी वैल्यूज जो पेयर्स हैं वो पेयर्स आपके पास 10 होंगे, वैल्यूज 20 होंगी। ठीक है। अब इसमें जो आपके पास वो स्टैंडर्ड एरर, उसी तरह हम डिफरेंसेस के जो हैं वो कैलकुलेट कर देते हैं। डिफरेंसेस जो आपके पास आते हैं तो उससे हम स्टैंडर्ड डिवीएशन, और स्टैंडर्ड डिवीएशन को हम स्क्वायर रूट एन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ जाता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि डी बार डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस डिवाइड बाय अंडर रूट एन। ये फार्मूला अपने साथ लेके, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है आपके पास। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास यहाँ पे अब क्या होगा? अब इसमें जो एन है, एन से -1 आप करेंगे, क्योंकि इसमें एक सैंपल है। तो अगर आपके पास एन 10 है तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 होगा, और 9 के सामने आप रिजेक्शन रीजन फिर देखेंगे। तो ये तो लेक्चर, तो मेरे ख्याल में लेक्चर ख़त्म हो गया है, इसके बाद हम एग्जाम्पल्स पे चलते जाएंगे। लेकिन लेक्चर में रिपीटिशंस ही हैं, किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई है। डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे किस तरह कैलकुलेट हो रही है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन किस तरह कैलकुलेट हो रहा है, स्टैंडर्ड एरर किस तरह कैलकुलेट हो रहा है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स किस तरह कैलकुलेट हो रहे हैं, डिफरेंसेस किस तरह कैलकुलेट हो रही हैं, और मीन डिफरेंस आपके पास किस तरह आ रहा है, तो वो आप अब निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर देखते हैं आपके पास अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो उस पर हम चले जाते हैं। सर जी जी सर जी जी, क्वेश्चन करें। सर ये पिछले स्लाइड पे जाए जरा काइंडली। सर इसमें पिछली स्लाइड में सर एक वो है डी बार, ये क्या चीज है सर? डी बार जो है वो डिफरेंसेस का मीन है। अब देखें, इसमें 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 मैं आपको, ये जो पहला फार्मूला लिखा गया है इसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, इज इक्वल टू डी बार डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर लिखा गया है। ठीक है। और दूसरा जो है आपके पास, अब स्टैंडर्ड एरर किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो वो आपके पास लिखा गया है कि स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट एन आपके पास आ जाता है। और ये जो आपके पास तीसरा है, तो तीसरे में क्या करते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है इज इक्वल टू डी बार डिवाइड बाय, उसमें अब स्टैंडर्ड एरर मैंने नहीं लिखा है, उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट एन लिखा गया है। वही चीज है जो वन सैंपल टी टेस्ट को आप जरा जहन में ले आए, ये वही चीजें आपके पास आ रही हैं। डी बार कहां से आ रहा है? डी बार आपके पास आ रहा है, जो पहली वैल्यू है
और जो दूसरी वैल्यू एक ही बंदे की आ रही है आपके पास, सपोज आप हाइट ले रहे हैं, सपोज आप वेट ले रहे हैं, सपोज आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ले रहे हैं पहले 150 है, और जो दूसरा आपने मेडिसिन के बाद आपने देख लिया वो 130 है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 20 का आ रहा है। 150 माइनस 130 आपके पास 20 का डिफरेंस आ रहा है। और इस तरह आपके पास 10 बंदों से 10 डिफरेंसेस आ जाएंगे, उन 10 डिफरेंसेस का आप मीन निकालेंगे, वो आपके पास डी बार आ जाएगा। ये जो 10 डिफरेंसेस हैं, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 24 है, 27 है, 30 है, इन सब का आप जो एक मीन निकाल दें, हर एक वैल्यू से मीन माइनस कर दें, फिर स्क्वायर कर दें, फिर उसका जो है वेरिएंस निकाल दें, n से डिवाइड कर दें, n-1 से डिवाइड कर दें, और फिर आपके पास सम ऑफ स्क्वायर्स आ जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर्स को आपने n-1 से डिवाइड किया तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा, और वेरिएंस का अंडर रूट आप निकाल देंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब समझ आ रही है फॉर्मूले की? जी सर, आ रही सर। अब ठीक हो गया? ठीक है। अब हम एक मेडिसिन यूज कर रहे हैं जिसमें पेन फ्री है, पेन फ्री के लिए हम एक मेडिसिन दे रहे हैं। तो पेन फ्री में क्या करते हैं, वो जो है वो उसका जो थ्रेश होल्ड है वो पहले देख लेते हैं, फिर उसका हाथ जो है वो पेन फ्री दे देते हैं, और आइस वाटर में उसका हाथ रख देते हैं। कितने सेकंड्स तक वो अपना हाथ रख सकता है, उस पानी में कितना हाथ रख सकता है। और ये डबल ब्लाइंड स्टडी है, इसको बड़ी आसानी से हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में भी हम कर सकते हैं, और इसी को हम जो पेयर टी टेस्ट है वो पेयर टी टेस्ट में भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कि पेयर टी टेस्ट में किस तरह करेंगे और इसको इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में किस तरह करेंगे। इसमें देखें, एक जगह पे हम कहते हैं कि जी प्लेसिबो हम दे देते हैं, तो ये डबल ब्लाइंडिंग करते हैं। अब देखें, उस बंदे का आपने प्लेसिबो दिया एक में, एक वक्त में, और दूसरे वक्त में आपने पेन फ्री दे दिया, कितनी देर तक उसने पानी में हाथ रखा, तो उसके लिए हमने उस प्लेसिबो में जो है उसने 60 सेकंड्स तक हाथ रखा, और पेन फ्री में उसने 55 सेकंड्स तक हाथ रखा। तो 60 माइनस 55 आपके पास जो डिफरेंस अब आ रहा है वो 5 सेकंड्स का आ रहा है। दूसरे में आप देखें 35 और 20, तो डिफरेंस आ रहा है 35 माइनस 20 15 सेकंड्स का आ रहा है। फिर तीसरे बंदे का आपने लिया 70 माइनस 60 आपके पास आ रहा है, तो 70 माइनस 60 आपके पास 10 आ रहा है। चौथे बंदे का 50 माइनस 45 5 आ गया, और पांचवा बंदा जो है वो 60 और 60 दोनों में हाथ रख रहा है, तो उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 0 आ रहा है। 60 माइनस 60 उसके पास 0 आ गया। अब जो आप मीन निकाल रहे हैं, तो मीन आपने किस तरह निकाल दिया, वो 5 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 0 डिवाइड बाई 5 कर दें। ये आपके पास 35 आ रहा है, डिवाइड किया आपने 5 से, तो डिफरेंस आपके पास डी बार जो आ रहा है वो 7 आ रहा है, डी बार 7 आ रहा है। फिर ये 5 माइनस 7 क्या, 15 माइनस 7 क्या, 10 माइनस 7 क्या, 5 माइनस 7 क्या, 0 माइनस 7 क्या, और फिर सारा उस वो आपने वो प्रोसेस आपने रिपीट किया जिसमें आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे थे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास कैलकुलेट होके आ गया है, और वो 5.7 है, 5.7 आपके पास आ गया है। तो अब नल हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट क्या है? नल हाइपोथेसिस ये कह रहा है कि ये जो दोनों मीन्स हैं जिसमें आप पेन फ्री देते हैं, जिसमें आपने जो है मेडिसिन दे दी है एक ही बंदे को, तो उस दोनों मीन्स जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कह रहा है कि दोनों मीन्स में डिफरेंस है, वो इक्वल नहीं है। आप में से अक्सर स्टूडेंट जो करते हैं तो वो ऊपर ही अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिख देते हैं, या H1 मैंने लिखा है या H अल्फा लिख दिया है, ये ऊपर लिख देते हैं। तो कोशिश करें कि पहले आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएं लेकिन नीचे लिखें, और फिर नल हाइपोथेसिस बनाएं लेकिन इसको ऊपर लिखें। ठीक है, आप में से बहुत सारों की करेक्शन हो गई होगी। मैंने बहुत सारे जो आपके होमवर्क्स हैं वो मैंने देख लिए हैं, तो वो नल हाइपोथेसिस के बजाय वो पहले वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस ठीक लिखा होता है उन्होंने। अल्टरनेट हाइपोथेसिस वो लिख देते हैं x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, और नीचे उसका नल हाइपोथेसिस लिखते हैं x1 इज इक्वल टू x2। तो इसको उल्टा लिखना चाहिए, पहले हमेशा
आप नल हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट लिखा करें, ऊपर लिखा करें, और नीचे जो है आपके पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट आनी चाहिए। अल्फा हम जो है वो 0.05 पे करते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स किस तरह कैलकुलेट करेंगे? तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए आपके पास फॉर्मूला है, T इज इक्वल टू मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड एरर किसके इक्वल होगा? वो स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट n। तो इसमें आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन 5.7 है, तो स्टैंडर्ड एरर हम कैलकुलेट करेंगे तो 5.7 डिवाइड बाय क्या होगा? 10 जी डिवाइड बाय 10 सर, n पेयर्स है। जी, n पेयर्स आपके पास, n जो है ना वो n5 है, तो इसको अंडर रूट 5 से आपने n डिवाइड करना है। ठीक है, आपके पास 5 पेयर्स हैं, तो 5 पेयर्स तो 5 पे आपने डिवाइड किया, अंडर रूट 5 पे आपने डिवाइड किया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर आपके पास आ गया 2.55। स्टैंडर्ड डिविएशन 5.7 डिवाइड बाय अंडर रूट 5, आपके पास 2.55 स्टैंडर्ड एरर आ गया। इसके साथ क्या करेंगे? अब डी बार जो आपके पास आ रहा है वो कितना आ रहा है? डी बार आपके पास 7 आ रहा है। 7 को 2.55 से डिवाइड कर देंगे, तो अब आपके पास टी जो आ रहा है वो 2.75 आ रहा है। रिजेक्शन रीजन इसकी क्या है? इसकी रिजेक्शन रीजन क्या होगी? कहां पर देखेंगे? कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आप देखेंगे? 9 पे सर, n-1। नहीं बेटा, n इसमें 5 है, फोर में याद रखेंगे। तो n-1 5 - 1 4 पे आप देखेंगे। सर आपने ठीक कहा है है ना? सर ये n पेयर्स में हम लेते हैं सर। एन पेयर्स है ना, एन पेयर्स हैं, एक ही बंदे की 2 वैल्यूज हैं आपके पास, उस पे कंफ्यूज ना करें अपने आप को। वो पेयर आपने लेना है, वो इंडिविजुअल वैल्यूज आपने नहीं लेनी है। आप 10 नहीं लेना है, आपने एन सही है। पेयर लेना है, और एन पेयर 5 है, 5 पेयर्स हैं आपके पास, 10 पेयर्स नहीं है, 5 पेयर्स हैं आपके पास, पेयर्स 5 हैं। ठीक है ना? तो 4 के सामने आपकी रिजेक्शन रीजन क्या है? 2.78 सर। तो अब नल हाइपोथेसिस क्या होगा? रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। तो सर नहीं होगा। 2.78 आ रहा है, तो 2.78 पे हमें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। 2.78 पे हमें ये रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं कि हमने इधर क्या किया है, सिग्निफिकेंट नहीं है। तो पेन फ्री जो है उसका इफेक्ट जो है वो प्लेसिबो की तरह ही है, वो प्लेसिबो से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है। वो जो डिफरेंस आपके पास आ रहा है वो जस्ट बाय चांस आपके पास आ रहा है। डिफरेंस जो आपके पास आ रहा है वो जस्ट बाय चांस आपके पास आ रहा है। ये उसी पॉपुलेशन से लिया गया है जिसमें से आपने दोनों वैल्यूज पेन फ्री की जो पॉपुलेशन है उसी पॉपुलेशन से आपने प्लेसिबो के लिए भी लिया है, और ये एक ही पॉपुलेशन से लिया है। लेकिन बाय चांस आपके पास जो पेन फ्री की वैल्यूज हैं वो बड़ी बड़ी आ रही हैं, और जो आपके पास जो प्लेसिबो की हैं उसकी छोटी छोटी आ रही हैं, या वाइस वर्सा आ रही हैं। ठीक है, तो एक ही पॉपुलेशन से ये वैल्यूज दोनों पेन फ्री की और प्लेसिबो की आ रही हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। डिफरेंस है, अब बेशक आपके पास वो डिफरेंस आ रहा था जिसका एवरेज आपके पास 7 आ रहा था, लेकिन वो डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये आपके पास कंक्लूजन है, इंटरप्रिटेशन है इसकी। ये आपके पास दूसरा एग्जांपल है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है बिफोर की और आफ्टर की। न्यू मेडिसिन आप देते हैं, तो बिफोर जो उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 100 है, और जब आपने उसको मेडिसिन दे दी तो वो 92 हो गया है। 89 है तो 84 हो गया, 83 है तो 80 हो गया, 98 है तो 93 हो गया, 108 है तो 98 हो गया, 95 है तो 90 हो गया। अब डिफरेंस तो आ रहा है, वो कम तो कर रहा है। वो जो मेडिसिन जो है बिफोर से और आफ्टर में वो जो डिफरेंस आ रहा है वो कम तो हो गया है, लेकिन
क्या ये कमी सिग्निफिकेंट है? ठीक है, तो आप 5 स्टेप्स करेंगे और उन 5 स्टेप्स के बाद कंक्लूजन मुझे बता दें। तो आप लोग शुरू करें, ये स्टार्ट करें। पहला स्टेप आपका क्या होगा? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। तो बेटा दे दो स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। शाबाश बेटा। Diastolic pressure decreases after giving medicine. बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। आप ये भी कह सकते हैं जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिफोर है दैट इज इक्वल टू नल हाइपोथेसिस कहता है जो आप मेडिसिन दे देते हैं उसके बाद जो आफ्टर की वैल्यूज आपके पास Alternate में आती हैं। hypothesis में ये आ जाएगा ना कि diastolic pressure before and after not equal to with the medicine. नॉट इक्वल टू, बिल्कुल while जी, null hypothesis में equal हो जाएगा. जी बिल्कुल आप कह सकते हैं। नल हाइपोथेसिस में इक्वल होगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में इक्वल नहीं होगा। सेकंड स्टेप कितने पे आप करना चाहते हैं? 95% सिग्निफिकेंस पे करना चाहते हैं या 99% पे? आप अल्लाह का नाम लें और इसको आप 99% पे आज कर दें। आज इसको हम 99% सिग्निफिकेंस पे करते हैं। 1 टेल्ड भी करेंगे और 2 टेल्ड भी करेंगे, दोनों करते हैं। हम देखते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। जी, तो पहले हम 2 टेल्ड, आपने शुरू किया 2 टेल्ड से, तो पहले हम 2 टेल्ड ही पे करते हैं। रिजेक्शन रीजन मुझे कोई बता सकता है? Sir 2.57 नहीं एक मिनट सर वो मैं 0.05 जी 0.01 पे आप बता दें। सर 2.02 2.02 रिजेक्शन रीजन है किसके लिए? सर 2 4 टेल्ड के के लिए लिए, नहीं डिग्री सर ऑफ 5 फ्रीडम, के लिए. डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 के लिए आपके पास रिजेक्शन Yes, sir. रीजन ये 2 टेल्ड के लिए है, 1 टेल्ड के लिए है? सर 2 टिल्ट के लिए 2 टेल्ड के लिए क्या है? 02 सर ये तो 2.02। 95% के लिए है ना? 95% नहीं सिग्निफिकेंस। 99% के लिए. 99% के लिए बेटा मैंने आपको कह दिया कि ये 99% पे हम करते हैं, तो 99% पे आप करें। तो 0.01 के नीचे आपने देखना है, ये आपके पास 2 टेल्ड के लिए सर वहाँ पे तो रिजेक्शन। 4.03 है सर. सर हाँ हाँ सर, उस पे 4.03 है. 4.03 है। हाँ बेटा, मिस्टेक हो गई है आपसे। Yes sir 4.03 है. 4.03 है 2 टेल्ड पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 पे 0.01 के नीचे यानी 2 टेल्ड के लिए हम 4.03 है। और 1 टेल्ड पे अगर आप करें तो उसके लिए रिजेक्शन रीजन आपके पास क्या है? 3.36 है सर। आपने 0.02 के नीचे देख लिया। यस सर, उसी के नीचे देख रहे थे, सारे बता एग्री रहे कर हैं। रहे हैं? 3.36। यस सर. यस सर. मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि अब आप लोग जो है वो मिस्टेक्स भी आप लोग पकड़ सकते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। अब जो है, अब हम क्या करते हैं, अब हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करने के लिए पहले हमारे पास क्या चीज़ आनी चाहिए? पहले हमारे पास मीन डिफरेंस आना चाहिए। मीन डिफरेंस किस तरह निकालेंगे? 100 माइनस Sir, 92 करें जी, 89 माइनस 84 कर दें, 83 माइनस 80 कर दें, 98 माइनस 93 कर दें, 108 माइनस 98 कर दें, 95 माइनस 90 कर दें। सर इसको जो ऐसे कर वैल्यू, सकते हैं कि जो बिफोर सारा है वो ऐड करके आफ्टर जो सारा है उसके साथ नहीं सबट्रैक्ट कर दें. नहीं 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 नहीं, इस तरह आप ना करें ओके सर. जी। सर डिफरेंस 6 आ रहा है.
तो एवरेज डिफरेंस आपके पास 6 आ रहा है, तो ये 8 5 3 5 10 5, बिल्कुल मेरे ख्याल में 6 ही आ रहा होगा। तो 6 आपके पास जब आ गया है, ये मीन आ गया है, अब स्टैंडर्ड डिविएशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर अगर हम इसको टोटल में से सर टोटल माइनस करें तो भी तो आंसर 6 ही आता है सर। मेरे ख्याल में वो ज़रा गलत तरीका है, उसमें अगर कहीं पे किसी डेटा में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक होगी। तो इसी तरीके से हम करते हैं कि बिफोर और आफ्टर की इंडिविजुअल हम सब्सट्रैक्शन करते हैं। ओके सर। हाँ। स्टैंडर्ड डिविएशन पे बहुत टाइम लगा दिया आप लोगों ने, जल्दी जल्दी बता दें। सर इसमें 7.04 आता है। स्टैंडर्ड डिविएशन आपका 7.04 आ रहा है कि वेरिएंस 7.04 आ रही है? दूसरे स्टूडेंट भी कर दें। स्टैंडर्ड डिविएशन 7.04 आ रही है। अच्छा, मुमकिन है आई हो। नहीं जी, स्टैंडर्ड डिविएशन आपकी आ रही है 2.52। सर ये -8 माइनस क्यों लिखा हुआ सारा ये सर? जरा स्लाइड ओपन करें नेक्स्ट वाले। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपको नहीं वो फंसाना चाहता था, लेकिन ये स्टैंडर्ड डिविएशन की कैलकुलेशन आपने गलत की तो उसको आपने देख लिया। अच्छा, ये इस तरह करते हैं कि ये जो आफ्टर वाला है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यूजुअली हम 92 से 100 माइनस करते हैं, तो 92 माइनस 100 आपके पास -8 आएगा। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कल आपको बताया था कि माइनस आ जाए प्लस आ जाए, बल्कि जब से हम नॉर्मल कर्व पे काम कर रहे हैं माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, तो चूंकि सिमेट्रिकल है नॉर्मल कर्व तो कोई फर्क आपका नहीं आएगा। तो आपने 100 से 92 माइनस किया तो प्लस में आ रहा है, और कैलकुलेशन प्लस की बड़ी आसान होती है। तो मैंने छोड़ दिया आपको कि बिल्कुल ठीक आप कर रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। ये इन्होंने क्या किया, 92 से 100 माइनस किया तो -8 आ रहा है, -5 -3 -5 -10 -5
कोई फर्क नहीं आ रहा है कि -8 आ रहा है या +8 आ रहा है, तो कोई फर्क आपके पास नहीं आ रहा है। क्लियर है? इसमें बिल्कुल आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपने +8 किया हुआ है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये अगर माइनस मैंने लिया है x बार, मेरे पास -6 आ रहा है, आपके पास +6 आपके पास आ रहा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, वो स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। वो अब मुझे पता नहीं है कि 8 - 6 किया और उसको स्क्वायर किया तो 4 आता है। दूसरा आपने 6 - 5 किया तो 1 आ रहा है, तो उसका 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है। फिर आपके पास 6 - 3 है, तो 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ रहा है। फिर आपके पास 1 है, 1 का जो आपने वो किया तो वो आपके पास 1 आ रहा है। फिर आपके पास जो डिफरेंस है वो 10 और 6 का है, 4 आ रहा है, तो 4 4 are 16 आपके पास आ रहा है। और फिर 5 है आपके पास, 6 - 5 किया तो 1 आ रहा है, और इसको n-1 से आपने डिवाइड किया तो ये 32 आ रहे हैं। 32 डिवाइडेड बाय 5 और इसका आपने स्क्वायर रूट ले लिया तो 2.522 आ रहा है। तो ये इस जगह पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों प्रॉब्लम दे रही है। नहीं सर ठीक है, वो वेरिएंस था मेरा सर, यही आंसर आता है। यही अच्छा, वो वेरिएंस भी आपके पास 6 के करीब आना चाहिए, 6.4 आना चाहिए था। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एरर को आप कैलकुलेट कर दें। स्टैंडर्ड एरर किस तरह कैलकुलेट होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय √n। n क्या है आपके पास? 6 सर है सर। 6। तो इसको √6 से डिवाइड कर दें। तो आपने √6 से जब इसको डिवाइड किया तो आपके पास आ रहा है 1.029। स्टैंडर्ड एरर आपके पास 1.029 आ रहा है। और अब आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट किया तो 6 डिवाइड बाय 1.029 आपके पास 5.83 आ रहा है। 5.83 टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, और टेबुलेटेड वैल्यू से आपने दो वैल्यूज लिए हैं, एक 2 साइड के लिए ली है और एक 1 टेल्ड के लिए ली है। तो आपके पास 2 टेल्ड पे क्या वैल्यू आ रही थी? -4.03। -4.03। तो क्या कंक्लूजन क्या है? सर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर। रिजेक्ट कर देंगे सर। रिजेक्ट हो गया है। तो फिर इस प्रॉब्लम के हवाले से आप क्या कहेंगे? इस प्रॉब्लम के हवाले से आप क्या इस कहेंगे? मेडिसिन के साथ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओहो हो नहीं सर, फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है, फर्क सॉरी, पड़ रहा है फर्क बेटा, पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है ना? यस सर। हाँ, और जो फर्क आ रहा है वो 100 और 92 का डिफरेंस है, लेकिन ये जो डिफरेंस आपके पास आ रहा है ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है। और ये मेडिसिन आप लोगों को एडवाइस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और ये 99% पे आपने ले लिया है, ठीक है ना? तो आपके पास 100 में से सिर्फ एक बंदे में गलती हो सकती है कि उसका ब्लड प्रेशर कम ना होगा, लेकिन 99 लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो इससे कम हो सकता है, ठीक है? और 1 टेल्ड पे आपके पास रिजेक्शन क्या आ रही थी? 3.6। तो उससे और भी स्ट्रांगली आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया? यस यस सर। सर। वेरी गुड बेटा। ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, कॉन्फिडेंस इंटरवल पे मैं आप लोगों के साथ एक लेक्चर लूंगा। ये एक और एग्जांपल है, ये एग्जांपल आप सॉल्व करें। एन जो है वो उन्होंने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके आपको दे दिया है। एन जो है वो 17 है, जो डी बार है वो 7.26 है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 7.16 उन्होंने वैल्यूज दे दी हैं। तो जब हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स करेंगे तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा? सर सबसे पहले स्टेटमेंट देंगे सर, हमारी अल्टरनेट स्टेटमेंट होगी कि इसका जी। वेट चेंज होता है।
जी बिल्कुल, बिफोर यानी और null- ट्रीटमेंट जो है वो इफेक्टिव है और नल Yes, हाइपोथेसिस sir. कहेगा कि ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है। वेरी गुड जी। अल्फा आप ले लें, 95% पे आप कर दें जी। सिग्निफिकेंस 95% और जो हम एरर लेते हैं वो 0.05 पे आप कर दें। टू टेल्ट करेंगे, वन टेल्ट करेंगे? लगता तो इस तरह कि आपने अगर इफेक्टिव की बात हो रही है तो वन टेल्ट हो रहा है। अरे 1 tilt बिल्कुल वन टेल्ट कर दें। स्टैंडर्ड एरर किस तरह कंप्यूट करेंगे? सर स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट n। तो 7.16 को अंडर रूट 17 से आप डिवाइड कर दें तो आपके सर पास इससे 1.73 आया। 1.73 आ रहा है। तो 7.26 को 1.73 से डिवाइड करें तो आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये कैलकुलेटेड वैल्यू होगी और इसको कंपेयर कर दें टेबल से। आपने जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 17 माइनस 1 16 आएगा। तो 16 के सामने आप रिजेक्शन रीजन वन टेल्ड में देखें तो आपके पास आएगा वन टेल्ड पे रिजेक्शन रीजन क्या आ रहा है आपके पास? sir सर 1.7। 1.75. वेरी गुड बेटा। 2.12 है सर। 2.12 टू टेल्ड के लिए है, वन टेल्ड के लिए 1.75 है। सही। आपने चूंकि इफेक्टिव नॉन इफेक्टिव का जिक्र किया तो वो वन टेल्ड आ रहा है। अब नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस की बेस पे आपके पास वन टेल और टू टेल बन रहा है। आपने इस तरह बनाया कि आपने कहा कि जी ये जो है मेरे पास जो मेडिसिन हम दे रहे हैं तो उससे एनोरेक्सिया ट्रीट हो रहा है या उससे वेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना? तो जब आप कहते हैं कि वेट इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स के वन टेल आप बता रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि जी वेट में डिफरेंस आ रहा है, मुझे ये पता नहीं है कि ये मेडिसिन जो है वो इफेक्टिव है कि नहीं है, लेकिन डिफरेंस ये लाएगा, तो फिर आप टू टेल्ड करेंगे। और टू टेल्ड में अब आपके पास जो रिजेक्शन रीजन होगी वो 2.12 होनी चाहिए थी और वन टेल्ड आप करते तो 1.75। आप अगर आपने अल्टरनेट हाइपोथेसिस टू टेल्ड का बनाया है और इधर वैल्यूज जो है आपने रिजेक्शन रीजन की वो वन टेल्ड की दी है तो आप मिस्टेक कर रहे हैं। इसकी आपसे मार्क्स कट सकते हैं। तो ये ख्याल अब आपने करना है कि वो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कह रहा है और उसी के मुताबिक आपने टी टेबल को रीड करना है। ये क्लियर हो गया जी? और चूंकि आपने फिर मिस्टेक इधर पकड़ ली कि जो दायरा है ये 2.12 के गिर्द बना है और 2.12 आपको टू टेल्ड का कह रहा है, तो आपने मिस्टेक यहाँ पे एक वो कर दी है, पकड़ लिया है। अब फेयर है मेरे ख्याल में, आप लोगों के पास बड़ी फेयर वैल्यूज आ रही हैं। जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपने कैलकुलेट किया, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपके पास आ रहा है 4.17, तो और वो 4.18 जो आ रही सर। 4.18 आ रहा है तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो बड़ी स्ट्रेंथ से आप रिजेक्ट कर रहे हैं। हम देखते हैं कि इसमें हम पी वैल्यू किस तरह कैलकुलेट, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल, हम कभी कभी पी वैल्यू के बजाय पे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल भी हम यूज करते हैं। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास क्या होता है, उस कॉन्फिडेंस इंटरवल की आपको मैं सिर्फ फार्मूला आज बता देता हूँ। ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन डिफरेंस जो हम कैलकुलेट करते हैं तो मीन डिफरेंस ले लेते हैं, दोनों के दरमियान में डिफरेंस कितना है, और उसके साथ एक दफ़ा ये जो टी अल्फा बाई 2 है मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड एरर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक दफ़ा ये जो हमने निकाल दिया टी अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड एरर, तो एक दफ़ा इस मीन डिफरेंस के साथ प्लस कर देते हैं, एक दफ़ा माइनस कर देते हैं। तो जब हमारे पास एक इंटरवल आ जाता है और इस इंटरवल के बीच में हम देखते हैं कि हमारे पास इसके बीच में जो जीरो है वो आता है कि नहीं आता है, वैल्यूज देख लेते हैं कि एक प्लस आ रही है एक माइनस आ रही है, तो फिर तो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर दोनों प्लस आ रही हैं या दोनों माइनस आ रही हैं तो फिर सिग्निफिकेंट है। तो ये देखें यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेट किया था वो मीन डिफरेंस हमारे पास 7.26 आ रहा था जो गिवन है,
प्लस माइनस हम करते हैं तो टी अल्फा बाई 2 हमारे पास हमने अभी कैलकुलेट किया 2.12 हमारे पास 95% पे आ रहा है, 2 टेल्ड पे आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर है, स्टैंडर्ड एरर 1.74 है, 1.74 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2.12 को 1.74 से मल्टीप्लाई कर दें और जो वैल्यूज अब आपके पास आ रही है उसको 7.26 से एक दफा माइनस कर दें, एक दफा इसके साथ प्लस कर दें और वैल्यूज को अब आप फिर देख लें कि इनके दरमियान में जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी एक साइड पे माइनस का निशान है, एक साइड पे प्लस का निशान है, तो ये जो आपके पास टेस्ट हुआ है ये इनसिग्निफिकेंट है। अगर दोनों साइड पे या माइनस आ रहा है या दोनों साइड पे प्लस आ रहा है तो इट मींस के आपके पास जो टेस्ट हुआ है इसमें आप नल हाइपोथेसिस को सिग्निफिकेंटली रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आप जरा 2.12 को 1.74 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3.6 आता है। तो 7.26 से माइनस कर दें, सर 3.66 3.5 3.5 बिल्कुल 3.57 से लेकर हमारे पास जो जब प्लस कर देते हैं 7.26 के साथ ये 3 आप प्लस कर देते हैं 10.94 10.94 या 10.95 आ रहा है। इसमें देखें आपके पास 3.57 भी प्लस है और 10.95 भी प्लस है, तो इट मींस आपके पास ये जो टेस्ट हो रहा है इसमें नल हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंटली रिजेक्ट हो रहा है। अगर ये दोनों माइनस होते हैं -3.57 और -10.95 तो फिर आप कहते हैं कि ये भी सिग्निफिकेंटली आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की वैल्यू आ जाती कि -3.57 से लेकर 10 + 10.95 तक है, अब देखें एक वैल्यू आपके पास माइनस आ गई है तो फिर सिग्निफिकेंट आपके पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे, नल हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंटली रिजेक्ट नहीं हो रहा है। इसके लिए हम कल इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे कि आपके पास 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल किस तरह कैलकुलेट करते हैं। सर पिछले स्लाइड पे सर काइंडली जी सर ये स्क्वायर रूट n तो नहीं हमने फॉर्मूला नीचे वो किया है उसका पेड किया जी सर, फॉर्मूला में लिखा है मीन डिफरेंस प्लस माइनस t डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन और फिर लिखा है डिवाइड बाय स्क्वायर रूट n। जी बिल्कुल लिखा है, तो ये स्टैंडर्ड सर ये डिविएशन स्टैंडर्ड एरर है। हाँ ये स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय √n जो है इसको स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं, ठीक है ना। और सर इसको आपने कैलकुलेट किया, स्टैंडर्ड डिविएशन 7.16 आ रहा है और n आपके पास यहाँ पे 17 है, तो 7.16 को 17 से आपने डिवाइड करना है, क्या आ जाता है 1.74 आ रहा है, तो 1.74 को t अल्फा बाई 2, तो t आपके पास अल्फा बाई 2 आपके पास 2.12 आ रहा है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, t अल्फा बाई 2 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। मीन डिफरेंस जो आपके पास आ रहा है वो 7.26 आ रहा है, जो डिफरेंस है वो 7.26 आ रहा है दोनों मीन्स के दरमियान में, और वो जब आप ये सारा आप वो कर देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये क्या चीज़ है, ये 95% पे आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन डिफरेंस है और ये सिग्निफिकेंट आ रहा है, नल हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंटली रिजेक्ट हो रहा है। ये जो आपके पास है अगर इसको हम 99% जो है उससे अगर हम ये कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 2.12 के बजाय कोई और वैल्यू हमारे पास आएगी, वो t अल्फा बाई 2 जो है, अल्फा बाई 2 मीन्स कि आप अल्फा को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स कि 2 टेल टेस्ट आप कर रहे हैं। अगर 1 टेल टेस्ट आप करते तो फिर आप t अल्फा लिख देते हैं। इस पे बहरहाल मैं कल आप लोगों के साथ एक लेक्चर लूंगा जिसमें हम सब के लिए हम 1 सैंपल से हम शुरू करेंगे या हम जी से शुरू करेंगे और ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल मैं निकालना आपको सिखा दूंगा। लेकिन यहाँ थोड़ी सी ठीक है, उस पर थोड़ी सी हम वो कर लेते हैं। ये 5 चीज़ें तो यूज़ हो रही हैं,
अब तक जो हमने 5 मेरे ख्याल में लेक्चर्स लिए हैं, सब में सिर्फ 5 चीज़ें हमने सीखी हैं, 5 चीज़ें, और उसमें अक्सर हमारे पास अब रिपीटिशंस आ रही हैं। क्या चीज़ें हमने सीखी हैं? मीन हमने सीखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने सीख लिया है, स्टैंडर्ड एरर हमने सीख लिया है, एन हमने सीख लिया है, और ये अब हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल सीख लिया है। तो मेरे ख्याल में इसमें जो टेबल्स हैं वो टेबल्स को रीड करना हमने सीख लिया है, तो कोई मुश्किल चीज़ इसमें अब आती ही नहीं है। एक दफ़ा थोड़ी सी आपको समझ आ जाए तो इसमें कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं। जो SPSS का है तो SPSS में ये हम कैलकुलेट कर देते हैं, तो इस तरह की आपके पास एक प्रिंट आउट आपके पास आ जाएगा। अब देखें इसको भी थोड़ी सी हम वो ऊपर है वन सैंपल स्टैटिस्टिक्स आपके पास आ जाएगा। अब वेट चेंज लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, एन आपके पास टोटल एन कितना है, सैंपल कितना है, तो वो उसके नीचे लिखा हुआ है 17, मीन कितना है 7.26, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 7.15, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कितना है वो 1.73 या 1.74 आपके पास आ रहा है। ये वैल्यूज जो है वो आपके पास जो आपका डेटा है वो डेटा से आ गए हैं। अब इन्होंने वन सैंपल पे टी टेस्ट कर दिया है। अब टी लिखा हुआ है, टी के नीचे आप देख लें 4.185 लिखा हुआ है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आ रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 16 आ रहा है, एन आपके पास 17 था, यहाँ पे जो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है 17 - 1 16 आ गया। ये जो है सिग्निफिकेंस टूटेड, ये एक्चुअली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये पी वैल्यू है। पी वैल्यू जो है आपके पास वो 0.001 आ रही है। अब ये जो 0.001 आ रही है, जिस तरह मैंने आपके साथ मेरे ख्याल में दो लेक्चर या 3 लेक्चर पहले मैंने आपके साथ पी वैल्यू डिस्कस की थी कि पी वैल्यू हम किस तरह रिपोर्ट करते हैं अपने थीसिस में या अपने आर्टिकल्स में, आप किस तरह लिखते हैं। तो अक्सर ये 0.001 आपके पास आ रहा है, ये एक्चुअल पी वैल्यू। कभी कभी इस तरह भी हो जाता है कि ये जो 1 है ये भी नहीं होता है, आपके डेटा में 0.000 होती है, क्योंकि ये 30 से भी आगे आपके पास कहीं पे 1 आ रहा है। तो अब इसके साथ आप, क्योंकि एग्जैक्ट आपके पास पी वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसको फिर किस तरह रिपोर्ट करेंगे? 2 तरीके हैं, या तो आप लिख दें कि जी हमारी पी वैल्यू 0.001 आ रही है, या आपके पास एग्जैक्ट आपने लिख दी, या आप लिख दें लेस देन 0.05 आपके पास पी वैल्यू आ रही है। तो ये 2 तरीके हैं पी वैल्यू लिखने के। फिर इसके ऊपर देख लें टेस्ट वैल्यू, तो जो आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को आप किस वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हैं? उसको 0 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। 0 से डिफरेंस है कि नहीं है? तो 0 से आपके पास जो मीन है, देखें मीन माइनस आप 0 कर दें तो मीन डिफरेंस आ जाता है 7.265 आपके पास आ रहा है। और जो 95% अब कॉन्फिडेंस इंटरवल आपके पास आ रहा है ऑफ द डिफरेंस, तो ये 7.25 किन 2 नंबर्स के बीच में आ सकते हैं? तो 95% टाइम्स ये 3.58 और 10.95 के बीच में आएगा। 95% टाइम्स आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, और ये बड़ी सिग्निफिकेंट आपके पास रिजेक्शन है। सिग्निफिकेंटली आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, और आप यही कह रहे हैं कि जी ये जो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, जो वेट चेंज हो रहा है, ये सिग्निफिकेंटली चेंज हो रहा है, ये मेडिसिन जो है ये इफेक्टिव है। ये SPSS आउटपुट की समझ आ गई है? इसमें कोई नई चीज आपको नजर आ रही है? सर ये मीन डिफरेंस आपके पास जो डीप जो आप ऊपर लिखते हैं ना, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आप लिखते हैं कि म्यू माइनस एक्स बार माइनस म्यू अक्सर आप लिख देते हैं, तो इसमें ये कहता है कि जो मीन है नल हाइपोथेसिस के नीचे वो कितना आ रहा है, तो वो कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस तो आपका यही कह रहा है ना कि जो डिफरेंस है वो 0 है, तो वही आपको बता रहा है डिफरेंस 0 है, तो 7.26 - 0 आपके पास 7.26 ही आ रहा है। जी। तो ये सर हमेशा हम 0 ही लेंगे सर नल? जी नहीं, हमेशा ये 0 नहीं होता है। अभी कहीं पे मैं आपके लिए एक एग्जांपल मैंने ली हुई है जिसमें ये 0 नहीं आएगा, तो फिर देखते हैं कि उसके साथ फिर हम क्या करेंगे। उसमें आपको समझ आ जाएगी कि ऊपर जो हम लिखते हैं ना एक्स बार माइनस म्यू हम लिखते हैं, तो वो बिल्कुल वो एग्जैक्ट हमारे पास आता है कि आपके पास ये 0 आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 का कोई फायदा ही नहीं है। आप 0 माइनस करते हैं, 0
से माइनस करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 7.26 ही रहेगा ना। तो अक्सर लोग जीरो नहीं लिखते हैं, लेकिन जीरो की अपनी इंपॉर्टेंस है, अभी हम डिस्कस करेंगे वो आपके साथ, तो आप देखेंगे कि उसमें डिफरेंस आता है। जी, ये आप पढ़े जरा, एक बंदा पढ़े इसको, नुदरत आप पढ़े। A farmer decides to try out a new fertilizer on a test plot containing 10 stalks of corn. Before applying the fertilizer, he measured the height of each stalk. 2 weeks later, he makes the stalk again. Being careful to match each stalk's new height to its previous one, the stalk would have grown an average of 6 inches during that time, even without the fertilizer. Did the fertilizer help? Use a significance level of 0.05. अब देखें, आपने स्टॉक्स जो हैं वो उनकी हर एक की हाइट आपने ले ली है। एक स्टॉक अगर 10 इंचेस है तो 2 हफ्तों के बाद उसकी हाइट आप लेंगे तो वो 16 इंचेस तो उसको होना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि 6 इंचेस जो है उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, तो 16 इंचेस तो होनी चाहिए। अब अगर आप कोई उसमें फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो क्या वो 16 इंचेस के बजाय 17 इंचेस पे जा रही है? अब अगर वो 16 इंचेस के बजाय 17 इंचेस पे जा रही है तो ये जो फर्टिलाइजर है ये इंक्रीज 1 इंच की ला रही है, ये इंक्रीज 7 इंचेस की नहीं ला रही है, ये जहन में रखें। 6 इंचेस तो ये खुद ब खुद बढ़ता है, 2 हफ्तों में इसकी इंक्रीज जो है वो 6 इंचेस, तो ये तो आपको यहाँ पे डेटा में दिया गया है कि ये इसको 6 इंचेस तो इसकी हाइट होनी चाहिए। अब 6 इंचेस से ज्यादा आएगी तो वो आपका कमाल आपके मेडिसिन का या फर्टिलाइजर का होगा। तो उसको आप देखते हैं कि उसमें आपके पास अब आपकी हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट क्या होगी। क्या मैं नल हाइपोथेसिस की बात करता हूं, क्या जो हमारे पास बिफोर है और आफ्टर है उसमें हम बिफोर माइनस आफ्टर कर दें तो क्या आना चाहिए, या क्या हम कह सकते हैं कि एक्स बार हमारे पास बिफोर इज इक्वल टू एक्स बार आफ्टर? सर ये हम नल में नो सर, नल में ये कहेंगे सर, नल में कहेंगे सर ये। अल्टरनेट नहीं। बेटा इस पे जरा सोचें, नल हाइपोथेसिस में क्या होगा। नल हाइपोथेसिस में क्या आप कह सकते हैं कि बिफोर की हाइट इज इक्वल टू आफ्टर की हाइट? क्या वो इक्वल होंगे? ग्रेटर 6 इंचेस तो उसमें खुद ब खुद डिफरेंस आएगा। क्या वो नल हाइपोथेसिस आपका? तो उसमें आपने अब ख्याल करना है कि आप कहेंगे कि x बार 2 माइनस x बार 1 जो है आपके पास 0 नहीं आएगा, आपके पास वो 6 आएगा। ठीक है ना? अब 6 आएगा तो अब देखेंगे ये आपके पास आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 आएगा। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको कह रहा है कि ये 6 से ज्यादा होना चाहिए, 7 है, 8 है, 9 है, तब आप कहेंगे कि ये मेडिसिन जो आप दे रहे हैं वो इफेक्टिव है, ये फर्टिलाइजर जो आप दे रहे हैं वो इफेक्टिव है। अब देखें नल हाइपोथेसिस को एक जहन में एक दफा इसको देख लें कि ये आपके जहन में क्लिक कर रहा है। जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस इज इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए। 0 तब होता कि अगर आपकी आफ्टर की जो है वो उसमें 6 इंचेस इंक्रीज नहीं हो। तो ये तो नल हाइपोथेसिस आपको कह रहा है कि जी 6 इंचेस की तो इंक्रीज होगी, 6 इंचेस का तो डिफरेंस आएगा, तो वो डिफरेंस आपको बता रहा है कि मीन इज इक्वल टू 6, ये नल हाइपोथेसिस कहेगा। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो आपको कहेगा कि जी चूंकि आप फर्टिलाइजर नई किस्म की फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो वो जो डिफरेंस अब आपके पास आएगा वो मोर देन 6 आपके पास आएगा। क्लियर है? ये स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। वेरी गुड जी, वेरी गुड, ये जबरदस्त हो गया जी। अब डेटा में हमारे पास क्या आ रहा है, बिफोर जो है वो 35.5 है और आफ्टर मेरे पास 45.3 है। अब डिफरेंस कितना आ गया है, तो ये जो पहला स्टॉक हमारे पास है, जो पहला पौधा है, उसमें तो 35 से ये 45 पे इंक्रीज हो गया, तो ये 35 से अगर 41 पे चला जाता
तो इट मीन्स कि नल हाइपोथेसिस जो है वो 6 इंचेस तो खुद इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये जो 41 से 45 की 4 इंचेस की मजीद इंक्रीज हुई है, तो ये जो जो इंक्रीज हुई है ये आपके फर्टिलाइजर की वजह से हुई है। अब ठीक है? जी सर। हाँ, तो ये आपके पास दूसरा जो है वो 31 से 36 पे पहुंच गया। तो ये फर्टिलाइजर भी आपने डाल दिए, इसमें तो 6 इंचेस की खुद इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन ये सिर्फ 5 इंचेस की या 4 इंचेस की इंक्रीज हो रही है। तो ये तो पौधा ही मेरे ख्याल में बड़ा बेकार पौधा था। ये जो तीसरा है ये 31 से 38 पे पहुंच गया है, तो 7 इंचेस की इंक्रीज हुई है। तो जो आपके पास अब इंक्रीज आ रहा है 1 इंच की, वो फर्टिलाइजर की वजह से आ रही है। इस तरह 4 की, 5 की, ये अब आप सॉल्व करें, जरा मुझे मीन डिफरेंस बता दें। अब बेशक 45.3 माइनस 35.5 किया करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 35.5 माइनस 45.3 होना चाहिए था, लेकिन आप 45.3 माइनस 35.5 कर दें, ठीक ही होगा। ठीक है, जितनी आपने कैलकुलेशन की है ये कैलकुलेशन अपने साथ लिख लें। ये मैं होमवर्क में भी देता हूँ, लेकिन आप देखते हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं। इसमें आप देखें, ये हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, जो डिफरेंस आ रहा है सर वो 7.36 7.38 आ रहा है। ठीक है, 7.36 या 7.38, 73.6 वो आपके पास आ गया है। ठीक है, 7.36 ही मैं कह देता हूँ। फिर इसके साथ आप स्टैंडर्ड डिवीएशन आप कैलकुलेट कर देंगे, फिर आप इसके साथ स्टैंडर्ड एरर आप कैलकुलेट करेंगे, फिर आप टी कैलकुलेट करेंगे। टी आपके पास आ रही है 2.09। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में देख लें, आपने लिखा हुआ है 7.36 माइनस 0 नहीं लिखा हुआ है, -6 लिखा हुआ है, नजर आ रही है। टी जो आप टी कैलकुलेट कर रहे हैं, देखें 7.36 -6, अभी तक हम नहीं कर रहे थे। डी बार हमारे पास आ रहा था और डी बार ही को हम यूज कर रहे थे, तो डी बार तो हमारे पास 7.36 आ रहा है, लेकिन ये 7.36 नहीं है एक्चुअली। ये हमारे पास 7.36 -6 है, क्योंकि 6 इंचेस की तो अपनी हर एक पौधे में इंक्रीज होना चाहिए। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, नेट डिफरेंस को हम ले लेते हैं, वो 1.36 डिवाइडेड बाई 0.65, तो टी हमारे पास 2.09 आ रही है। वन टेल्ड पे अगर आपने किया है, वन टेल्ड पे आपके पास जो रिजेक्शन रीजन है वो 1.833 है, और जो आप 1.33 और 2.09, तो 2.09 आपकी रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। रिजेक्ट किस चीज को करें? नल हाइपोथेसिस को करें। नल हाइपोथेसिस आपका कह रहा है कि जी 6 इंचेस ही इंक्रीज होगी, अल्टरनेट कह रहा है कि 6 इंचेस से ज्यादा इंक्रीज होगी। तो 6 इंचेस से ज्यादा इंक्रीज हो रही है, और जो इंक्रीज हो रही है वो सिग्निफिकेंट हो रही है। तो जो आपके पास जो अब जो फर्टिलाइजर है, वो फर्टिलाइजर जो है वो इफेक्टिव है, उसको आप डाल सकते हैं। वो जो इंक्रीज आ रहा है 1.36 का, वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, आपके पास इंक्रीज हो रहा है।
सर जी सर ये बैक जी, ये बैक पे मैं आ गया हूँ जी। कोई क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं, सिर्फ आप देखना चाहते? ओके सर, बस थैंक यू। पढ़ना था सर ये। जी बिल्कुल। अब ये जो है इसकी पिक्चर ले लें, ये आपका होमवर्क हो गया है। ले लिया पिक्चर? Yes, sir. यस सर। ये पिक्चर ले लें। जो डेटा है, डेटा मैं आपको बता देता हूँ। ये डेटा है आपके पास, ये डेटा है। इस डेटा की भी पिक्चर ले लें। बल्कि मैंने आपके लिए बहुत आसान किया हुआ है, मैंने मीन भी आपके लिए कैलकुलेट किया है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी मैंने कैलकुलेट किया। लेकिन आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन अपने लिए खुद फिर कैलकुलेट कर दें। ओके सर। ओके जी, इसकी पिक्चर ले लें और फिर मैं दूसरा क्वेश्चन, ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। इसमें मुझे ये बताना है कि इंडिपेंडेंट सैंपल कौन सा होगा और पेयर्ड सैंपल कौन सा होगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। जी, ये इसी जगह पे हम ख़त्म कर लेते हैं। सर ये भी आपके है कोई, होमवर्क। जी बिल्कुल, ये कोई ख़ास होमवर्क नहीं है, इसको अपना ही करें तो बेहतर है। यस सर, ठीक है। इसमें सिर्फ हाइपोथेसिस का बनाना था, लेकिन छोड़ दें। ठीक है जी, तो कोई आपके सजेशंस हैं, कोई कमेंट्स हैं? इस जगह पे हम ख़त्म कर लेते हैं। सर इसमें और कितने लेक्चर्स रहते हैं बायोस्टेट में आपके साथ? हमारे साथ तो मेरे ख्याल में जो टोटल होंगे, जिसमें मैं सर से बात करूंगा कि इसमें हम जो आपका एक टेस्ट है और आपका मिड टर्म है, तो मिड टर्म और टेस्ट, तो मैं टोटल 13 लेक्चर्स हैं मेरे ख्याल में हमारे। ओके और सर। जिसमें हमारे मेरे ख्याल में काफ़ी सारे हो गए हैं, 10-11 लेक्चर्स हमारे हो गए हैं। तो एक लेक्चर जो मैं आपको, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, और एक जो है हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट है, वो काई स्क्वायर टेस्ट और वो निकाल देंगे। आपका दो लेक्चर्स हम ले लेंगे तो आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। ओके सर। हाँ, लेकिन आज आपका मीन भी तकरीबन ख़त्म हो रहा है। अगर इसमें जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है ये हम निकाल दें तो आपका मीन जो है, मीन पे जिस तरह मैंने कहा था कि 5-6 लेक्चर्स हैं, वो तो सारे 5-6 लेक्चर्स हम लोगों ने डिस्कस कर दिए हैं। तो मीन जो है वो वाकई बहुत बड़ा मीन है। ठीक हो गया जी, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे।
Okay, sir. Thank you. Thank you, ओके जी, sir. अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह Allah हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।